हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल यूनिक स्टडी विथ मनीष में। मैं मनीष आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं आप सबके लिए जीके जीएस की टॉप 20 सीरीज़। ये टॉप 20 सीरीज़ का दोस्तों डे 1 है। हर दिन मैं आप सबके लिए एक ऐसी सीरीज़ लेके आऊँगा दोस्तों, और कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप सबको दे पाऊँ, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेंगे। तो आइए दोस्तों, समय ना बर्बाद करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है दोस्तों कि राष्ट्रगान गाने की अवधि कितनी है। तो राष्ट्रगान गाने की अवधि दोस्तों 52 सेकेंड है। ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों। अब इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न कर लेते हैं दोस्तों, जो कि आपकी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो हमारा राष्ट्रगान क्या है दोस्तों? तो हमारा राष्ट्रगान है जन गण मन। ये आप सभी को पता है। और दूसरी जानकारी मैंने आपको दे दी कि इसे गाने का समय जो है वो 52 सेकेंड है। इसके रचयिता कौन है? तो दोस्तों, इसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। अब बारी आती है कि हमारा राष्ट्रीय गीत क्या है। तो राष्ट्रीय गीत हमारा वंदे मातरम है। वंदे मातरम को कहाँ से लिया गया है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो वंदे मातरम आनंद मठ उपन्यास से लिया गया है। आनंद मठ उपन्यास के लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। हो सकता है आप में से कई लोग इतना तक जानते होंगे, लेकिन अब जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो आप लोगों में से बहुत कम लोग ही जानते होंगे दोस्त, कि काफ़ी बार एग्जामिनर आप सबको एडवांस क्वेश्चन आप सबसे पूछ लेता है। तो ये उसी में आता है। मैं कोशिश करूँगा कि आप सबके लिए कुछ एडवांस जानकारी आप सबके लिए जुटा पाऊँ और आप सबको दे पाऊँ। तो प्रश्न आता है दोस्तों कि आनंद मठ उपन्यास में वंदे मातरम किसने गाया है। तो दोस्तों, आनंद मठ उपन्यास के अंदर भवानंद सन्यासी ने इसे गाया है। यह काफ़ी महत्वपूर्ण है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर, जो कि है कि रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी। तो रेडियो एक्टिविटी की खोज दोस्तों हेनरी बैकरल ने की थी। रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की थी? हेनरी बैकरल ने। इसे मापने की इकाई क्यूरी है। काफ़ी बार दोस्तों एक प्रश्न आता है रेडियो एक्टिविटी एलिमेंट से कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करती है। आपको 4 ऑप्शन मिल जाएंगे। हो सकता है आपको किडनी दे दे, लीवर दे दे, लंग्स यानी कि फेफड़ा दे दे, और एक ऑप्शन आपको त्वचा दे दे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों त्वचा। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो है दोस्तों वो हमारी त्वचा को प्रभावित करती है। आइए अपने बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि पेस मेकर का संबंध किस अंग से है। तो पेस मेकर का संबंध दोस्तों हृदय से है। हृदय से, ये तो आप सभी जानते होंगे, लेकिन आप सब में से कई लोग ना जानते हो कि दोस्तों साइनस नोड, नोट करिएगा दोस्तों, कि साइनस नोड एक प्राकृतिक पेसमेकर है जो कि हमारे हृदय में लगा रहता है। जब साइनस नोड हमारा काम करना बंद कर देता है दोस्तों, तब कृत्रिम पेसमेकर लगाने की ज़रूरत आती है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर कि मानव शरीर के किस ग्रंथि को दोस्तों मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो आप सभी जानते होंगे कि पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। आइए मानव शरीर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं दोस्तों। तो काफ़ी बार पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी मानव शरीर में कौन सी होती है। तो स्टेपिस, जो कि कान की हड्डी है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर, जांघ में। कुल हड्डी, मानव शरीर में कुल हड्डी कितनी होती है। तो मानव शरीर में कुल हड्डी 206 होती है, जो कि वयस्क में होती है। काफ़ी बार पूछ लिया जाता है कि युवा अवस्था यानी कि जब बच्चे की जन्म होता है दोस्तों, तो उसमें कितनी हड्डियां होती है। तो उसमें तब कुल 300 हड्डियां पाई जाती है दोस्तों। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों। यह मेरी पहली वीडियो है दोस्तों, तो अगर कुछ गलती हो जाए या मैं कुछ गलती करूँ दोस्तों, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इसे सुधारने का कोशिश करूँगा दोस्तों। आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। तो यहाँ तक क्लियर है दोस्तों। कुल हड्डी 206 होती है वयस्क में। अगला प्रश्न आता है कि कुल मांसपेशियों की संख्या मनुष्य में कितनी होती है। तो मनुष्य में कुल मांसपेशियों की संख्या जो दोस्तों वो 639 होती है, 639। आप इसे इस तरह से भी याद करते सकते हैं, 639। दोस्तों, हम सभी हिंदी मीडियम से पढ़े हैं, तो हिंदी में याद करने में काफ़ी आसानी होती होगी आप सभी को। तो 639, 6+3 9 भी, 6 और 3 9 भी होता है। तो इस तरह से याद करने में आपको आसानी होगी। काफ़ी बार दोस्तों मानव शरीर से प्रश्न आता है कि टिबिया और फिबुला नामक हड्डी कहाँ पाई जाती है। तो टिबिया और फिबुला नामक हड्डी दोस्तों पैर में पाई जाती है। क्वेश्चन आता है कि मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है। तो मनुष्य के मस्तिष्क का वजन दोस्तों औसतन 1350 से 1400 ग्राम आता है।
और हो सकता है कि आपको कहीं कहीं 1200 से 1400 के बीच में देखने को मिल जाए, तो ये संभव है दोस्तों। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप कौन सा है। तो कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप हीरा है दोस्तों। आइए इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे कठोर पदार्थ हीरा होता है, ये आप सभी जानते होंगे। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक होता है। तो कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक हुआ दोस्तों, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है सो विद्युत का सुचालक होता है। कोयला भी दोस्तों कार्बन का ही एक अपर रूप होता है। तो काफ़ी बार आपको एक ये क्वेश्चन भी आता है कि सबसे अच्छा यानी बेहतर कोयला कौन सा होता है। तो सबसे बेहतर कोयला दोस्तों एंथ्रासाइट होता है। आप लोगों ने ये क्वेश्चन भी पढ़ा होगा, लेकिन हो सकता है आप लोगों में से कई लोग ये ना जानते हो कि एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला क्यों कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों कि एंथ्रासाइट को सबसे अच्छा कोयला इसीलिए कहा जाता है क्योंकि एक बार जलाने पर यह पूर्णतः जल जाता है, यानी कि इसके राख जो है दोस्तों राख न के बराबर इसमें बनता है। इसीलिए एंथ्रासाइट को सबसे बेहतर कोयला कहा जाता है। हम लोग अपर रूप की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो सबसे अधिक अपर रूप दोस्तों पोलोनियम का होता है। पोलोनियम के पास कुल 33 अपर रूप होते हैं। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था। तो एक्सरे का आविष्कार आप सभी जानते होंगे कि डब्ल्यू.सी. रोंटगेन ने किया था। एक्सरे में काफ़ी बार प्रश्न आता है कि एक्सरे में कौन सी किरण है। तो एक्सरे में गामा किरणें उत्सर्जित होती है दोस्तों। गामा किरणों की भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। और एक्सरे में दोस्तों एक्स जो है, ये प्रश्न भी मैंने कभी कहीं देखा है पूछा हुआ कि एक्सरे में एक्स एक्स का मतलब क्या होता है। तो एक्सरे में दोस्तों एक्स का मतलब होता है अननोन यानी अनजान। अब अनजान बात आई है तो पीरियोडिक टेबल में एक ऐसा गैस भी है जिसे अनजान यानी स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। जो हाँ दोस्तों जिनॉन। जिनॉन एक इनर्ट गैस है जिसे स्ट्रेंजर गैस के नाम से जाना जाता है। स्ट्रेंजर गैस के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि दोस्तों जिनॉन जो शब्द है यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है और इसका अर्थ ही होता है अनजान, इसीलिए जिनॉन को एक स्ट्रेंजर गैस के रूप में जाना जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तांबा। तांबा दोस्तों, तांबा का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था। तांबा दोस्तों विद्युत तथा उष्मा दोनों का अच्छा सुचालक माना जाता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर कि अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को बाह्य आकाश काला दिखाई देता है। अब कुछ प्रश्न है जो हमारे परीक्षा में लगातार पूछे जाते हैं दोस्तों हो सकता है कि ये सारे प्रश्न आपको कॉमन लग रहे हो, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा जानकारी जो मैं एक्स्ट्रा प्रश्न आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो कुछ अलग प्रश्न भी है दोस्तों। और अगर आपको ये सब क्वेश्चन कॉमन भी लग रहे हैं दोस्तों तो ये आप उठा के देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर में बार बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन थोड़े से हल्के हैं, थोड़े से कॉमन है, लेकिन दोस्तों ये आपके परीक्षा में बार बार रिपीट होते हैं। तो ये इन क्वेश्चंस को जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पहले आप लोग कॉमन क्वेश्चन ही जानें ताकि आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में दूसरों से कंपेयर कर सकें। देखिए दोस्तों, हाँ कठिन प्रश्न तो कुछ लोग ही कर पाते हैं, लेकिन आसान प्रश्नों को आप सबको नहीं छोड़ना है। आसान प्रश्न को सबसे पहले करना है आपको। तो डिस्कस कर लेते हैं अंतरिक्ष से रिलेटेड कुछ बातें। तो दोस्तों प्रश्न आता है काफ़ी बड़ा कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो यूरी गागरिन थे। यह सोवियत संघ यानी कि रसिया से थे। क्वेश्चन आता है कि प्रथम महिला जो कि अंतरिक्ष में गई उनका नाम क्या था। तो वो वेलेंटिना तेरेस्कोवा थी। ये भी उस समय की सोवियत संघ जो अब रसिया से ही थी। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रथम भारतीय कौन थे जो अंतरिक्ष में गए थे। तो प्रथम अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय दोस्तों स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा थे। हो सकता है दोस्तों ये सब आप लोग को पता है, लेकिन एक प्रश्न आता है कि राकेश शर्मा जो थे हमारे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति थे और भारत के प्रथम थे और आपके विश्व के 138वें व्यक्ति थे, लेकिन ये किस अंतरिक्ष यान से गए थे अंतरिक्ष में। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों, नोट कीजिएगा। तो दोस्तों सोयूज T11 जो था ये इनके अंतरिक्ष यान का नाम था राकेश शर्मा का। ये 1984 में अंतरिक्ष में गए थे दोस्तों काफ़ी बार एग्जामिनर आपसे ईयर भी पूछ लेता है, इसीलिए आप कोशिश करें दोस्तों। जीके पढ़ने का एक तरीका है दोस्तों,
तब जीके में अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं तो आप कोशिश करें कि एक दूसरे से रिलेट करके पढ़ें दोस्तों। एक प्रश्न से आप 5 प्रश्न कम से कम रिलेट करने की कोशिश करें। जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा कि राकेश शर्मा 1984 में अंतरिक्ष में गए थे, तो 1984 में और क्या हुआ था दोस्तों? तो 1984 को आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1984 में भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। भोपाल गैस त्रासदी भी 1984 ईस्वी में भी हुई थी। या फिर आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि 1983 में भारत ने वर्ल्ड कप जीता था, और भारत के वर्ल्ड कप जीतने के जस्ट 1 साल बाद राकेश शर्मा अंतरिक्ष में चले गए। तो रिलेट करके अगर आप जी के पढ़ेंगे दोस्तों तो आपको काफ़ी सुविधा होगी और आप काफ़ी ज़्यादा आपका दिमाग का भी विकास होगा इससे। तो आइए बढ़ते हैं। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रथम भारतीय महिला कौन थी जो अंतरिक्ष में गई थी? तो वह कल्पना चावला थी। यह 1997 में अंतरिक्ष में गई थी, और इनके अंतरिक्ष यान का नाम STS-87 यानी कि STS-87 यानी कि STS-87 था। बढ़ते दोस्तों अपने अगले प्रश्न की ओर। दूरबीन का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों आविष्कार और आविष्कारक से भी आपके परीक्षा में एक प्रश्न देखे जाते हैं, खासकर रेलवे में दोस्तों ये प्रश्न काफ़ी बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं कोशिश करूँगा कि आप सबको सभी करा दूँ। दोस्तों ये तो मैं आपको टॉप 20 सीरीज़ करवा रहा हूँ, लेकिन अगर आप सबका सहयोग और सपोर्ट रहा तो मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे टॉपिक्स को मैं टॉपिक वाइज आप सबके लिए वीडियो लेके आऊँ और आप सबको कराऊँ। मैंने कुछ टॉपिक्स नोट करके भी रखे हैं जो आप सबके साथ डिस्कस करूँगा, और फिर मैं टॉपिक वाइज, ये टॉप 20 सीरीज़ तो चलती रहेगी, साथ में मैं आप सबको टॉपिक वाइज भी कराऊँगा। तो आइए दोस्तों बता देते हैं कि दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो गैलीली ने किया था। ठीक है दोस्तों, तो बहुत सारे आविष्कारक हैं, मैं आप सबसे डिस्कस कर लूँगा धीरे धीरे करके। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी की समाधि का नाम क्या है? तो समाधि स्थल से भी काफ़ी प्रश्न आते हैं, तो शायद आप सभी जानते होंगे, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित महात्मा गांधी जी की समाधि का नाम क्या है? तो यह राजघाट हो जाएगा। इस तरह से लाल बहादुर शास्त्री जी का भी समाधि स्थल है जिसका नाम विजय घाट है। दोस्तों अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के लिए टॉपिक वाइज आपके लिए ट्रिक्स भी लेके आऊँगा कई टॉपिक पर। दोस्तों ऐसे तो मैं ट्रिक्स प्रेफर नहीं करता हूँ, और आप सब से ये अनुरोध करूँगा कि जितना कम हो सके ट्रिक का सहारा लें, क्योंकि ट्रिक दोस्तों आप इतने टॉपिक है जीके में, आप कितने ट्रिक्स बनाएंगे दोस्तों? और ट्रिक्स हो सकता है कि एक वक्त ऐसा आए कि 2 ट्रिक आपके एक ही साथ लगने, यानी एक ही प्रश्न पे लगने लगे, तो फिर आप और भी कंफ्यूज होंगे। हाँ, कुछ ऐसे टॉपिक्स हो सकते हैं दोस्तों जो आपको समझ नहीं आ रहे हैं, आपको याद नहीं हो रहा है, आप लोग बार बार भूल जा रहे हैं, तो उसके लिए आप ट्रिक का इस्तेमाल करें, लेकिन जितना कम हो सके ट्रिक को उतना ही कम प्रेफर करें दोस्तों। जैसे मैं आप सबको बता सकता हूँ कि अब जैसे लाल बहादुर शास्त्री की समाधि स्थल का नाम क्या है? तो विजय घाट है। इसको आप ट्रिक से कर सकते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री, तो अब बहादुर लोग हमेशा विजयी होते हैं, तो बहादुर आ रहा है लाल बहादुर शास्त्री में, और विजय घाट यानी विजय घाट में विजयी आ रहा है, तो बहादुर लोग विजय होते हैं। इस तरह से आप कर सकते हैं। किसान घाट किसकी समाधि स्थल का नाम है? क्वेश्चन आता है, तो चौधरी चरण सिंह। इनसे भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है दोस्तों कि हमारे ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिसने लोकसभा में कभी कदम ही नहीं रहे, यानी जो कभी लोकसभा नहीं गए। प्रधानमंत्री थे लेकिन लोकसभा कभी नहीं गए। इनका टेन्योर काफ़ी कम था दोस्तों, इसीलिए ये लोकसभा नहीं जा पाए। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग अगर आप चाहें तो ट्रिक के माध्यम से कर सकते हैं। देखिए क्या है नाम? चौधरी चरण सिंह। तो आप इस तरह से कर सकते हैं कि चौधरी चरण सिंह ने लोकसभा में कभी चरण ही नहीं रखा। यह एक ट्रिक बन सकता है दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग जैसा चाहें वैसा मैं कर सकता हूँ। आप लोग अगर चाहें तो मैं ट्रिक के माध्यम से कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको करा सकता हूँ। तो दोस्तों अपना सहयोग दें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप लोग क्या चाहते हैं, टॉपिक वाइज भी चाहते हैं या ऐसे ही T20 सीरीज़ में आपको मैं टॉप 20 सीरीज़ में जीके जीएस मिक्स करके करूं या जीके अलग जीएस अलग करूं। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और ज़रूर बताएं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर दोस्तों कि भारत में पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी? तो मुंबई से ठाणे तक चली थी पहली रेल, ये आप सभी जानते होंगे दोस्तों। क्वेश्चन आता है कि कब चली थी? तो दोस्तों 1853 में 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से ठाणे 34 किलोमीटर चली थी रेल। अब दोस्तों 16 अप्रैल आप लोग को याद रखना है दोस्तों, 16 अप्रैल, क्योंकि 16 अप्रैल को 1853 को पहली रेल चली थी, इसीलिए 16 अप्रैल को भारतीय रेल परिवहन दिवस मनाया जाता है। भारतीय रेल परिवहन दिवस 16 अप्रैल को मनाया जाता है।
दोस्तों यह 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में चलाई गई थी। दोस्तों लॉर्ड डलहौजी को आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है। दोस्तों आधुनिक भारत का जनक लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने आधुनिक भारत में काफ़ी ज़्यादा रोल अदा की। इन्होंने रेल चलाए, पोस्ट ऑफिस बनवाए। तो दोस्तों क्वेश्चन आता है दोस्तों कि भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण कब हुआ। तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण दोस्तों 1950 में हुआ था। 1950 में, आप लोग याद रखेंगे कि राष्ट्रीयकरण 1950 में हुआ। क्वेश्चन आता है कि प्रथम रेल मंत्री कौन थे भारत के, स्वतंत्र भारत के प्रथम रेल मंत्री। तो यह जॉन मथाई थे, जॉन मथाई। तीसरे रेल मंत्री कौन थे दोस्तों। अब आप लोग कहेंगे दोस्तों कि तीसरा डिस्कस करने की क्या ज़रूरत है। तो दोस्तों इसीलिए मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि तीसरे रेल मंत्री हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत के तीसरे रेल मंत्री हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, शास्त्री जी। और इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है रेलवे के माध्यम से इनको डिस्कस करना, क्योंकि यह पहले ऐसे रेल मंत्री थे जिन्होंने अपने कार्यकाल में इस्तीफा दे दिया था। रेल दुर्घटना के कारण इन्होंने इस्तीफा दे दिया था दोस्तों। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों पहली मेट्रो रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार आता है। तो पहली मेट्रो रेल कोलकाता में दोस्तों एस्प्लैनेड से भवानीपुर तक चला था। दोस्तों 1984 फिर से आ गया, फिर से 1984 का अहम रोल आ गया। 1984 हम लोगों ने क्या पढ़ा था दोस्तों, आप दिमाग पे जोर डाल के याद करने की कोशिश करिए। 1984 भोपाल गैस त्रासदी, भोपाल गैस त्रासदी 1984। और क्या पढ़ा था हम लोगों ने दोस्तों 1984 में, 1984 में हमारे प्रथम भारतीय स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए थे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग इस तरह से अपने दिमाग पे जोर डाल के याद कर, एक एक क्वेश्चन से 3-4 क्वेश्चन रिलेट करें। 1984 में स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा अंतरिक्ष में गए। 1984 में ही प्रथम मेट्रो रेल चली थी दोस्तों। तो इस तरह से आप लोग दोस्तों याद रखेंगे कि प्रथम मेट्रो रेल 1984 में चली थी कोलकाता में। कोलकाता में कहाँ से कहाँ तक दोस्तों, तो एस्प्लैनेड से भवानीपुर तक चली थी। अब देखिए दोस्तों एक कॉमन चीज़ आप लोग को मैं दिखाता हूँ। 16 अप्रैल 1853 को 34 किलोमीटर पहली रेल चली, और पहली मेट्रो जो है दोस्तों वो 3.4 किलोमीटर चली थी। तो आप लोग रिलेट कर पा रहे हैं दोस्तों, 34 दोनों तरफ 34 है, एक तरफ 34 किलोमीटर है और एक तरफ 3.4 किलोमीटर है। तो दोस्तों इस तरह से रिलेट करके हम लोग याद रखेंगे। हम लोग को ये याद ही नहीं रखना कि 3.4 किलोमीटर पहली मेट्रो चली, हम लोग को याद रखना है कि 34 दोनों में कॉमन है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता है कि 34 दो बार ऑप्शन में आ जाए, क्योंकि आप लोग को MCQ आप लोग परीक्षाएं देनी है। तो MCQ परीक्षा में 3.4 34 एक ही बार आएगा, 3.4 2.4 ऐसा आ सकता है। तो आप लोग आराम से 3.4 मार देंगे। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर कि भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी। क्वेश्चन आता है दोस्तों कि प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो प्रथम महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजनी नायडू थी। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो जा रहा है डिस्कस करने से, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी आप लोगों को कुछ करवा सकूँ। तो थोड़ा तेज़ बोलने की कोशिश मैं करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो दोस्तों पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी उत्तर प्रदेश। पहली महिला राज्यपाल दोस्तों सरोजनी नायडू थी, यह भी उत्तर प्रदेश ही थी। सरोजनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा जाता है दोस्तों। सरोजनी नायडू से एक और प्रश्न बनता है दोस्तों कि सरोजनी नायडू भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष थी। भारत की प्रथम महिला कांग्रेस अध्यक्ष ऐसे एनी बेसेंट थी, लेकिन प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष दोस्तों सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू ने किस वर्ष में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो दोस्तों सरोजनी नायडू 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता सरोजनी नायडू ने की थी। ठीक है दोस्तों, उसके एक वर्ष पहले 1924 में बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी। इस तरह से आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि महात्मा गांधी के तुरंत बाद सरोजनी नायडू, और महात्मा गांधी लगभग सभी को याद रहता है क्योंकि उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि उन्होंने केवल एक बार कांग्रेस की अध्यक्षता 1924 ईस्वी में कर्नाटक के बेलगांव में अध्यक्षता की थी दोस्तों, और 1925 में कानपुर अधिवेशन की सरोजनी नायडू। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। तो अगला प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। 24 अक्टूबर 1945। संयुक्त राष्ट्र से कुछ प्रश्न आ जाते हैं दोस्तों। देखिए जितने भी और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हैं उन सब के स्थापना वर्ष आप लोग याद करेंगे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अब देखिए आप लोग से क्वेश्चन पूछ लेगा कि यूनाइटेड नेशन दिवस कब मनाया जाता है।
तो इस तरह से आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोग को ये याद रखेगा कि 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई थी, तो अक्सर दोस्तों दिवस जो मनाया जाता है बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के, वो उसके स्थापना दिवस पर ही मनाया जाता है। तो 24 अक्टूबर आप लोग आराम से बता सकते हैं। अब डिस्कस कर लेते हैं यूनाइटेड नेशन के बारे में। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके कई दोस्तों और भी संस्थाएं यूनाइटेड नेशन के, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है आपका, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, बहुत सारे संस्थाएं हैं। तो इन सब से भी क्वेश्चन आता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में अस्थायी सदस्य कितने हैं, अस्थायी सदस्य कितने हैं। तो अस्थायी सदस्य आपके 5 हो जाएंगे और अस्थायी सदस्य जो है वो 10 हो जाएंगे, जिसमें हमारा भारत भी अभी शामिल है वर्तमान में। तो यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो यह न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क में है दोस्तों यूनाइटेड नेशन का हेडक्वार्टर। और इसके अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, एंटोनियो गुटेरेस हो जाएंगे इसके अध्यक्ष, एंटोनियो गुटेरेस इसके अध्यक्ष हो जाएंगे। और एक प्रश्न आता है दोस्तों यूनाइटेड नेशन से कि यूनाइटेड नेशन के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो यूनाइटेड नेशन के पहले अध्यक्ष दोस्तों त्रिगवेली थे। त्रिगवेली यूनाइटेड नेशन के दोस्तों पहले अध्यक्ष बने थे। आप लोग को याद रखना है दोस्तों, त्रिगवेली यूनाइटेड नेशन के जो थे वह पहले अध्यक्ष बने थे। ठीक है दोस्तों। और क्वेश्चन आता है दोस्तों कि इसमें कितने सदस्य हैं, तो इसमें 193 मेंबर है। और अंतिम मेंबर करंट अफेयर के दृष्टिकोण से क्वेश्चन बन जाता है कि अंतिम मेंबर कौन बना था यूनाइटेड नेशन का, तो दोस्तों दक्षिणी सूडान, साउथ सूडान इसका अंतिम मेंबर था। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन के ओर, क्योंकि काफ़ी लंबा वीडियो होता जा रहा है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है। तो पीलिया दोस्तों, पीलिया हमारे लीवर यानी कि यकृत को प्रभावित करता है। पीलिया किस अंग को प्रभावित करता है, तो पीलिया लीवर को प्रभावित करता है। दोस्तों प्रश्न आता है काफ़ी बार कि वर्ल्ड लीवर डे यानी विश्व यकृत दिवस कब मनाया जाता है, तो 19 अप्रैल को मनाया जाता है। 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे मनाया जाता है। तो आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। तो हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है। तो रेड क्रॉस के संस्थापक दोस्तों हेनरी डोनाल्ड है। दोस्तों आप लोग को बार बार बता रहा हूँ कि आप लोग अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का याद कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी बार रेलवे इससे क्वेश्चन पूछता है। एसएससी में भी क्वेश्चन आते हैं। रेलवे में तो आप लोगों ने देखा होगा एनटीपीसी 2016 का पेपर उठा लीजिए आप, एनटीपीसी जो अभी वर्तमान में 2021 में हुआ, बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से। तो रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डोनाल्ड है। वर्ल्ड रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाया जाता है दोस्तों, और इसका हेडक्वार्टर दोस्तों जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। आइए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं, नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग दान दिया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों कॉर्निया। नेत्रदान में कॉर्निया दान दिया जाता है। कॉर्निया से एक प्रश्न बनता है दोस्तों कि मानव नेत्र के किस भाग में रक्त नहीं पाया जाता। दोस्तों कॉर्निया में रक्त नहीं पाया जाता है दोस्तों। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। पीतल किंतु धातु इसका मिश्रण है दोस्तों। पीतल तांबा और जस्ता का मिश्रण है। तांबा के बारे में मैंने आपको पहले ही बता दिया दोस्तों कि तांबा मानव द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला पहला तत्व था, और तांबा और जस्ता के योग से पीतल बनता है दोस्तों। तांबा और जस्ता को आप ऐसे याद करेंगे कि तांबा और जस्ता दोस्तों दोनों पड़ोसी हैं पीरियोडिक टेबल में। एक का आपका परमाणु संख्या 29 है और एक का परमाणु संख्या 30 है, 29 और 30, यानी कि दोनों ही पड़ोसी और दोनों ही डी ब्लॉक में आते हैं। याद रखेंगे आप लोग, डी ब्लॉक में तांबा और जस्ता काफ़ी बार पूछा गया। एक का परमाणु संख्या 29, एक का परमाणु संख्या 30। अगला प्रश्न है दोस्तों कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई। तो स्थापना कह सकते हैं कि नीति आयोग ने दोस्तों योजना